Good morning, friends. I'm back again. Thanks for the excellent feedback for my first video. So friends, जब मैंने सब फीडबैक को सुना तो मुझे आइडिया लगा कि मुझे एक फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर बात करनी चाहिए कि प्रॉफिट इज़ नॉट इक्वल टू कैश एंड कैश इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। सवाल ये उठता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी जर्नी फेज़ 1 में वो अपना पैसा लेकर के आता है and he starts building a business. So he has a vision, he has a passion, he maintains a discipline, and then he starts working on his business plan. Suddenly उसके फोकस और उसके एग्जीक्यूशन स्टाइल से उसको सक्सेस मिलती है, उसकी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की और वो बड़ा होने लगता है। तो सडनली ही नीड्स गुड एडवाइजर्स टू हेल्प हिम इन टेकिंग अप फर्दर लोन। पहले तो उसके पास इक्विटी थी, अब उसने लोन लिया और एक्सपेंशन पे चला। डेट लेने के बाद उसका प्रोग्रेस और हुआ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, उसका काम बढ़ा और प्रॉपर तरीके से ग्रोथ लेता गया। यहाँ से फेज़ 2 स्टार्ट होता है। फेज़ 2 में ही इज़ डूइंग वेरी वेल, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, उसके पास एक प्रॉपर तरीके से कस्टमर क्लाइंटेल है और साथ में प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ कस्टमर क्लाइंटेल के साथ उसके पास एक लॉयल टीम है काम करने के लिए। यहाँ से उसकी जर्नी आगे बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ही बिकम्स अ क्रिएटर इन हिज ओन वे, हिज कोर स्ट्रेंथ्स वांट्स हिम टू एक्सपैंड फर्दर। यहाँ जब वो बढ़ने लगता है तो उसको लोन चाहिए, उसके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है मगर उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उस डिमांड को कैटर कर सके। तो सडनली ही इज़ इन अ कैच 22 सिचुएशन वेयर ही नीड्स फर्दर मनी। उसके सप्लायर्स उस पर बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको हमसे फर्दर रॉ मटेरियल और उधारी में चाहिए तो ले लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी वो कमा रहा होता है तो सडनली उसको लगता है मुझे डिमांड को कैटर करने के लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा। एंड टाइम इज़ ऑफ एसेंस, टाइम इज़ ऑफ वैल्यू। मेरे को सबको सप्लाई टाइम पे देना है और मेरे पास कैपेसिटीज़ नहीं है, मेरे पास मशीनरीज नहीं है, मेरे को एक्सपैंड करना चाहिए। बैंकर्स को प्रपोजल देता है लेकिन बैंकर्स अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं। वो एक फिट केस अपने आप को समझता है एक प्राइवेट इक्विटी के लिए। उसको लगता है कि मैं इतना बढ़िया कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे स्केल पर कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास हर चीज़ की, मेरे पास प्रूवन मॉडल है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है और मेरे को तो पैसा मिलना चाहिए, एक अच्छी वैल्यूशंस पर भी मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसको बैंकर्स भी पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके पास फर्दर कोलेटरल नहीं है काम करने को। तो इस स्थिति में आने के बाद सडनली ही स्टार्ट्स गेटिंग चोक्ड एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग कि मेरे को मेरी डिमांड को कैटर करना ही है। तो पहला डिसिप्लिन वो तोड़ता है, वो अपने वर्किंग कैपिटल के जो सोर्सेज हैं, जो शॉर्ट टर्म फंडिंग है, वो उसको लॉन्ग टर्म में कमिट करता है। और सडनली उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा, सडनली वो मशीनें खरीद लेता है, अपने एक्सपेंशंस को बिल्ड करना शुरू करता है और बहुत तेज़ी से सब एक्सपेंशन चालू करता है। अब उसकी स्थिति यहाँ से चोकिंग की आ रही है क्योंकि उसकी लिक्विडिटी चैलेंज अब खड़ा होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ से उसने एक्सपेंशन तो कर लिया, मशीनें भी ले आया, लेकिन बैंकों से लोन नहीं मिला, प्राइवेट इक्विटी से वैल्यूशंस पे पैसा नहीं मिला। अब उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसको पता नहीं है करना क्या है। यहाँ पर आकर के वो एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा हो जाता है और उसके पास डिमांड बहुत है, उसके पास कैपेसिटीज़ है, उसके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है अब इसको कैटर करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी वर्किंग कैपिटल को इस पर लगा दिया। यानी कि टू मच ऑफ कैश हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम फॉर हिम। जो उसके पास शॉर्ट टर्म में जो पैसा था वो उसने उसको डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ से जब उसकी परिस्थिति ख़राब होती है, ही डजंट नो हाउ टू गो एंड वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। अब यहाँ से जो उसकी स्थिति ख़राब होने लगती है तो उसकी करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल में उसको एडवाइस दी जाती है कि आप MPBF अपनी क्रिएट करो। अब वो अपनी MPBF क्रिएट करने के लिए वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री को बढ़ाता है या फिर डेटर्स को बढ़ाता है या सेल्स दिखाता है। जहाँ इन्वेंट्री बढ़ी, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, द मोर द इन्वेंट्री द मोर द प्रॉफिट। अब ये कंसेप्ट समझने के लिए तो बड़ा अजीब सा लगता है, अरे ज़्यादा इन्वेंट्री होने से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होगा। लेकिन बैलेंस शीट पे एक अकाउंटेंट से ज़्यादा इसको कोई नहीं समझ सकता। वो मैचिंग प्रिंसिपल में बिलीव करता है। जितनी परचेजेस पूरे साल में होती है वो खरीद करके बैलेंस शीट पर डाल देता है। जब वो खरीद करके उसको डाल देता है, अब उसको तो नहीं पता वो P&L के अंदर पूरे के पूरे एक्सपेंसेस को बुक करता है, लेकिन लास्ट में जो स्टॉक बचता है, जो इन्वेंट्री बचती है, वो उसको बेसिकली क्या करते हैं, वो उसको सेट ऑफ करने के लिए, डेबिट क्रेडिट की एंट्री को सेट ऑफ करने के लिए वो उसको सेल साइड में दिखा देते हैं। और सेल साइड में दिखाने के बाद एंट्री इस तरह से बैलेंस हो जाती है कि भैया लोअर द कंजम्पशन, हायर द सेल
बेटर प्रॉफिट मार्जिन। बट नहीं, ये निकल के नहीं आता, वो ये निकल के आता है हायर द इन्वेंट्री हायर द प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट मैनेजमेंट चालू हो गया। अब इस बैलेंस शीट मैनेजमेंट में प्रमोटर ये समझता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक दिन ऐसा आएगा मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा साइकिल चेंज होगी और सारी स्थिति मेरी चेंज हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 3 प्रिंसिपल्स निकल के आ रहे हैं। पहला प्रिंसिपल कि उसने अपनी कैपिटल लाया, डेट लिया और उसके प्रॉफिट मार्जिन्स उसको अच्छे से मिल रहे हैं। अब उस प्रॉफिट मार्जिन्स के बाद ग्रोथ हो रही है। और तीसरा कैश मैनेजमेंट है, यानी कि मैं टाइम से अपने सप्लायर्स को, टाइम से अपने एम्प्लॉयज़ को, टाइम से गवर्नमेंट को मैं पैसा देता रहूँ। तो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल निकल के आए, कैश मैनेजमेंट, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन्स, और तीसरा कि मैं ग्रोथ करूँ। अब इस स्थिति में ग्रोथ भी उसको बहुत दिख रही है, इस स्थिति में प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ के साथ में डिमांड के साथ में प्रॉफिट मार्जिन्स है। बट कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं है। वो मार्केट में बहुत डेस्परेटली ढूंढता है, मेरे को कोई 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से अपने आप को बाहर निकाल लूंगा। लेकिन फंडामेंटली उसके पास पूरी पिक्चर नहीं है, फंडामेंटली उसके पास पूरी कंपनी को बाहर निकालने का कोई रेस्क्यू प्लान नहीं है। और वो मीनवाइल बैंक्स को भी मैनेज करके रखता है, उनको पेमेंट्स करता है, अपनी वर्किंग कैपिटल को फर्दर डिप्लीट करता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिवर्स साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। कोविड और नो कोविड, अगर इस फंडामेंटल स्थिति को आप समझेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि इस फंडामेंटल स्थिति में आने के बाद बाहर निकलने के, एक्चुअल में इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के क्या जरिए हैं, क्या रास्ते हैं, वो जब हम फंडामेंटल चीज़ों को समझेंगे इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर, कैश मैनेजमेंट, प्रॉफिट मार्जिन्स, ग्रोथ पैटर्न, तो हम इसमें से पक्का बाहर निकल के आ सकते हैं। मैं फर्दर वीडियो में वो भी शेयर करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।